बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद एजाज बसम और आज मैं आपको जौ की काश्त के हवाले से कुछ अर्ज़ करूंगा। जौ की काश्त से बात करने से कबल मैं एक थोड़ी सी इसकी तमहीद आपको बताना चाहता हूं कि जब पहली वही नाज़िल हो रही थी गारे हिरा में, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की सूरत, तो उस वक्त अगर आप इमेजिन करें गारे हिरा में कौन कौन सी अशिया मौजूद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अलैहिस्सलाम, और तीसरी अगर कोई चीज़ उधर मौजूद थी तो वो जौ का दलिया था। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर जौ का दलिया क्यों मौजूद था। ये इसकी अहमियत है कि हम जौ के दलिए से या जौ की प्रोडक्ट से हम आज तक आशना हो ही नहीं सके हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक शादी मुबारक में वलीमा में सत्तू से लोगों को तवाज़े फरमाई थी, और जब कोई बीमार हो जाता, कोई बीमार हो जाता फैमिली में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में, तो उनको ये हदायत की जाती थी कि जौ का दलिया खाएं। एक दफ़ा क्या हुआ कि हज़रत इस्लामी तारीख़ के पहले पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं ग़ज़वे पे नहीं जा सकता। क्यों? मेरे भी हार्ट का कोई मसला है। आपने फरमाया कि जौ का दलिया खाएं और कल आपने जाना है। अब यहाँ पर मेरा यकीन और ईमान ही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मट्टी भी उठा के देते तो ठीक हो जाना था। नाउ द क्वेश्चन इज कि जौ की ग़िज़ा को ही क्यों चुना गया है, इसमें क्या चीज़ें हैं, वो बेहसियत साइंटिस्ट मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब मैं आता हूँ आपकी तरफ कि जौ की काश्त का बेहतरीन वक़्त कौन सा है। तो अब ये ख्याल करें कि ये गंदम की काश्त के साथ ही बीजी जाती है, ठीक है, और गंदम की काश्त शुरू हो जाती है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के दरमियान। तो यहाँ पर मैं आपको अर्ज करूंगा कि जौ की काश्त आपने पहली 20 नवंबर तक आपने काश्त नहीं करनी। वो लोग काश्त कर लेते हैं, इससे नुकसान क्या होता है, इससे जब वो बड़ी होती है तो वो फसल गिर जाती है। ठीक है, तो 20 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर के दरमियान इट इज द बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग बार्ले क्रॉप टू गेट मैक्सिमम यील्ड। अगर आपने नॉर्मल सी यील्ड लेनी है, नॉर्मल सी पैदावार लेनी है, तो दिसंबर के बाद भी लगा सकते हैं। लेकिन इसकी जो एवरेज यील्ड है पूरे पाकिस्तान की अगर कैलकुलेट करके देखूं तो वो 7 मन या 20 मन पर एकड़ आती है। लेकिन हमारे तहकीकाती अदारों में इसको 25 मन तक लेके गए हैं। लेकिन अगर मेरा तरीका जो मैंने ली हुई है अपने अदारों में, अपने खेतों में जाकर, तो वो 35 मन पर एकड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। वो क्या वजह है कि क्यों इतनी ज्यादा ले रही, लेकिन आम है, एवरेज है 7 मन या 10 मन। तो एक दफा क्या हुआ कि मैंने जो हमारे इधर यूब सर्च में डेमो ब्लॉक होता था, वहां पर गंदम की हर किस्म की वैरायटी लगती थी। तो मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि अपने बॉस से कहा कि जी इधर मैं बारले की चंद लाइनें लगाना चाहता हूँ। वो कहने लगे यार ये तो गिर जाएगी। तो हमारा दिखने इंडेक्स है, हमारा फेस है, हमारा माथा है, ये तो सारे लोग विजिटर आते हैं इसको देखने के लिए, तो ये तो गिर जाएगी। मैं कहा जी मेरा जिम्मा, मैं इसको गिरने नहीं दूंगा। वो सारे हैरान कि यार फसल को ये इतना एतमाद से बंदा कह रहा है कि गिरने नहीं दूंगा। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, तो 10 नवंबर के करीब उन्होंने लगा दी सारे डेमो ब्लॉक के ऊपर जितनी प्रोमिनेंट वैरायटीज हमारी होती है फॉर डेमो के लिए, फॉर विजिटर के लिए, कि ये 1911 में कौन सी वैरायटी थी और 2022, 22, 23, 24 में कौन सी वैरायटी, सबका एक ब्लॉक उधर होता है। तो उन्होंने वो गंदम की वैरायटीज लगा दी। मैंने क्या किया, मैंने वो जगह छोड़ दी। वो छोड़ी हुई जगह पर मैंने जौ की काश्त की 25 नवंबर को जाके। अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस दिन 2 साल पहले की बात है, ये बारिशें भी बहुत हैं। वुड यू इमेजिन कि जितनी उधर गंदम की अकसाम लगी हुई थी डैमों में, वो सारी की सारी गिरी हुई थी सवाए जौ की किस्म के, क्योंकि इसको मैंने लेट लगाया था। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कि आपने 20 और 30 नवंबर के दरमियान लगाना है। नंबर 2, आपने कहीं बाजार से जाके ये नहीं लेना कि जी हमने ये मिक्सचर उगा लें। अगर आपने पैदावार लेनी है, अगर आपने खालिस बीज लेना है, तो उसको आप तहकीकाती अदारों से लें। इस वक्त तक 7 वैरायटीज आ चुकी है पूरे पंजाब में। सबसे पहली वैरायटी आई थी जौ 83, उसके बाद आई थी वैरायटी जौ 87,
फिर जो मैं 88 में इधर आया था तो मेरे हाथों से ये वैरायटी इवॉल्व हुई, जो हैदर 93 उसका नाम है। उसके बाद जाके हैदर 93 1993 में आई है। ये जो नाम डीएड लिखे होते हैं ना, ये वो ईयर का नाम होता है। जो 87 ये 1987 में आई थी। इसके बाद जो हैदर 93 से लेकर 2017 तक, इसको मैं कहता हूँ डार्क पीरियड जौ की तरफ। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इग्नोर्ड क्रॉप इन द कंट्री। तो उन्होंने, बड़े लोगों ने उसको फिर इग्नोर किया, लेकिन 2010-11 में जाके इस पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। इसकी अफादियत देखते हुए, इसकी मैं अभी आपको अफादियत ही बताऊंगा कि क्या इसकी अफादियत है। तो उसके बाद सुल्तान सतारा आई, फिर वैरायटी आई जौ सतारा आई, फिर तलबीना एक वैरायटी आई है। ये देखिए तलबीना क्या है कि हस्कलेस वैरायटी है, छिलका उतरा हुआ है, नेचुरली तौर पे इसका छिलका उतरा, इसको तलबीना बोलते हैं। फिर एक जो 21 वैरायटी आई है, फिर एक पर्ल 21 वैरायटी आई है। ये सारी 7 वैरायटीज हैं जो इसमें से आपको जो भी मिल सकती है वैरायटी जरूर लें। अब मैं बताना चाहूंगा आपको इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट यह है कि हदीस शरीफ है, उसका मफहूम है कि 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की ग़िज़ा में मौजूद है। अब हम बीमारियों के नाम लें, हैजा, कैंसर, ये मिल के कोई 40-45 के नाम आएंगे। मैं कहता हूं कि क़यामत तक आने वाली बीमारियों का इलाज भी, ये बड़ा अहम स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, जौ की ग़िज़ा में मौजूद है। एक दफ़ा क्या हुआ, 2 मियाँ बीवी चल के मेरे ऑफिस में आ गए यूब सर्च में, कहने लगे जी हमने इलाज कराने आए हैं आपसे। मैं कहा बीबी मैं तो MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो PhD डॉक्टर हूँ। नहीं, उन्होंने आपको तरफ भेजा। क्या जी, ये मेरे जो पिता नहीं, पिता उसके अंदर पत्थरी आई हुई है, तो किसने आपको आपकी तरफ भेजा है। मैं क्या, अच्छा जी अगर बीबी आप ठीक होना चाहती हैं तो 2 महीने के लिए आपको मेरे पीछे लगना पड़ेगा। कहते जी ठीक है। मैं कही 20 पैकेट उधर से जाके जौ के दलिए ले लें, 20 पैकेट सत्तू के ले लें, 20 पैकेट जनाब जौ के आटे के ले लें, और फिर पर्ल बाले ले लें। इसको इस तरह खाना है, और 25वें दिन मुझे आपने उल्टी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी ला के दे देनी है। लो जी वो आई तो जब मैं उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी तो लिखा था वैनिशिंग स्टोन इन योर बाइल डक्ट, ये लिखा हुआ था। कहती है मैं ये इससे गायब हो रही है मेरी पत्नी, ये मैं जौ के दलिए से ठीक हो रही हूँ, ये मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ। मैं क्या बाजी आप ऐसा करें और 1-1.5 महीना खाएं इसको, इस ग़िज़ा को करें, और कोई बदपरहेज़ी नहीं करनी। बदपरहेज़ी क्या होती है, चावल नहीं खाने, गंदम के आटे की रोटी नहीं खानी, अपने ब्लड को इसमें रखना। अब यहाँ पर हदीस शरीफ एक और है कि जौ की ग़िज़ा की हिद्दत से बंदे के अंदर जो नजास्तें, जो गलाजतें और जो कसाफतें होती हैं ऐसे भागती हैं जैसे शाम को हम मुंह धोएं और गर्द दूर होती है। अब बीइंग साइंटिस्ट मैं इधर सोचता हूं कि इसमें यार है क्या चीज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है वो हमारा ईमान है, यकीन है। तो बीइंग साइंटिस्ट अगर मैं सोचूं तो इसमें 3 चीजें हैं, बीटा ग्लूकन, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और फाइबर। ये तीनों चीजें मिलकर बंदे के ब्लड को वॉश कर देती हैं, और जब बंदे का ब्लड वॉश हो जाए तो कोई बीमारी नजदीक नहीं आती। बंदे का ब्लड ऐसे हो जाता है जैसे 20-22 साल के नौजवान का होता है। तो वो खतून कहने लगी तो मैं तो कल जा रही हूँ अमेरिका। मैं कहा बीबी वेरी गुड, जाए आप अमेरिका जाएं, उधर कभी तो आप पाकिस्तान में आएंगे, जहाँ आप जाएं और ये खाती नहीं जौ का दलिया। ये वो आज 6-7 महीने के बाद दोबारा आई तो उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैंने देखी कि यू हैव नो एनी काइंड्स ऑफ स्टोन इन योर बाइल डक्ट थ्रू आउट योर लाइफ। कहती है जौ के दलिए से। अब उसका यकीन ईमान कैसे, हम हमेशा जो यूरोपियन कंट्री से होकर रिसर्च आती है उस पर यकीन करते हैं, जो 1400 साल पहले की रिसर्च है उस पर हमारा यकीन उठ चुका है। अच्छा सर, अब मैं आता हूँ उसके ऊपर। अब फंजीसाइड लगाएं जौ की काश्त के ऊपर, फंजीसाइड लगाना, ये बेटान बैनलेट होती है, इसको लगाना जरूर है, इससे बीमारियों से दूर हो जाता है बंदा। अच्छा, उसके बाद फिर आप 25 नवंबर के आसपास लगा दें। 25 नवंबर के आसपास लगाने के बाद आपने इसको फिर पहला पानी, एक ही पानी, देखिए लीस्ट डिमांडिंग क्रॉप है, उसको कम खाद डलती है, कम पानी डलता है, एक ही पानी लगा रहा है जब उसको सोइंग करनी है, बस। सोइंग करने के बाद पहला पानी जब लगाना है, उसके बाद आपने छोड़ देना खुला। लेकिन जड़ी बूटियां देख लीजिए, वो हाथों से उठाएंगे तो ज्यादा बेहतर, लेकिन उसको स्प्रे भी किया जा सकता है जड़ी बूटियों के हवाले से। इसमें बाथू, एचिनोपोडियम, एल्बम, ये सारी इसमें चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और आपको अगर आपने सत्तू बनाने हैं तो प्री मेच्योर फसल को काटना पड़ेगा, उसमें खुशबूदार सत्तू बनेंगे। और आप देखें जब इसका सट्टा थोड़ा सा हल्का सा पीली की तरफ जा रहा हो, सब्जी माइल से पीले की तरफ, जर्दपन की तरफ जा रहा हो, तो इसको आप काट दें
और आपकी पैदावार ये 25 से 35 मन तक आएगी। वो पैदावार जो नॉर्मल आती है 10 मन और 35 मन इस तरीके से आएगी। जितना आप इसको मैनेजमेंट के तरीके से देखेंगे उतनी ही आप इसकी पैदावार ज्यादा ले सकते हैं। अब डॉक्टर इजाज़ बसम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।